कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीश गौतम और मेरी पहचान मेरा पंतनगर का आईडी नंबर 26904। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoingroup.com. हमारे आज के गेस्ट 1968 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैच से आते हैं। इन्होंने बीटेक एमटेक पंतनगर विश्वविद्यालय से पूरा किया है एवं 1982 में IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पीजी प्रोग्राम पूरा किया है और IIT खड़गपुर से 1995 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। इनका प्रमुख कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग तथा शैक्षिक प्रबंधन रहा है। आप कार्यरत रहे हैं CIAE भोपाल। आप ICAR में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर अखिल भारतीय शोध परियोजना के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहे हैं। आप निदेशक रहे हैं सीफेट लुधियाना के। आपने ICAR नई दिल्ली में सहायक महानिदेशक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन क्वालिटी असेसमेंट एंड रिफॉर्म्स पर भी कार्य किया है। आप ICAR में 7 वर्षों तक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के इंचार्ज रहे हैं, जिसमें देश के लगभग 50 विश्वविद्यालय शामिल हुए। आप वर्ष 2008 से 2012 तक पंतनगर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं। आप प्रबंध निदेशक रहे हैं उत्तराखंड स्टेट सीड एंड तराई डेवलपमेंट, जो वर्षों बाद लाभ में रही। इसके साथ ही साथ आप निदेशक रहे हैं उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सर्टिफिकेशन एजेंसी के। आप निदेशक रहे हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस भीमताल, जुलाई 2013 से फरवरी 2020 तक। आप IDBI बैंक के बोर्ड में भी रहे हैं। आप पौंडीचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भी बोर्ड में सदस्य रहे हैं। आपने विशेषज्ञ सदस्य के रूप में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी, मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, भारत सरकार में भी अपनी भूमिका निभाई है। आप चेयरमैन रहे हैं गवर्निंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वाराहाट, GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर में आप बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन रहे हैं। आप फेलो रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी। आपको इंडियन आर्मी से कर्नल कमांडेंट के पद पर भी सम्मानित किया गया है। आप अलंकृत रहे हैं उत्तराखंड रत्न टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा। आप ब्रांड आइकॉन हैं प्रबंधन शिक्षा के लिए देवांग मेहता पुरस्कार से भी सम्मानित। फोर्ट कॉलिंस शहर ओहियो USA द्वारा मेयर ऑफ द डे से भी आप सम्मानित रहे हैं। इन सब के साथ साथ आप विभिन्न समितियों के आजीवन सदस्य हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे आज के शो में डॉक्टर बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी का। धन्यवाद आपका। आपने मुझे स्टार्स ऑफ पंतनगर प्रोग्राम जो है उसमें इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है, अपने विचार रखने का मौका दिया है और अपने एक्सपीरियंसेस को जो भी आपके ऑडियंस होगी उनके साथ में शेयर करने का अवसर दिया है। श्री नितिन श्रीवास्तव जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर श्रीश गौतम, आपका धन्यवाद। और स्टार्स ऑफ पंतनगर के जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया ये जिम्मेदारी ली है जो कि हम सभी को एनलाइटन करेगी, ये जानते हुए, ये जानकर कि जो हमारे
अचीवर्स हैं बेसिकली, उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, उससे हमको क्या सीख मिलती है और आगे का रास्ता कैसे कैसे तय किया जा सकता है, जिसको कि हम सोशल एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी या सक्सेस कहें, या सोसाइटी के लिए अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम कैसे निभा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए, टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए और स्टेट लेवल के मैनेजमेंट के लिए भी ये एक माइलस्टोन होगा, जिससे कि वो समझ सकें कि पीछे इसकी क्या साइकोलॉजी चल रही है, क्या बैकग्राउंड होती है और इसके आगे सक्सेस के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। धन्यवाद। जिस व्यक्तित्व ने दुनिया में न केवल पंतनगर वरन भारत का परचम लहराया हो, उसका पंतनगर आना और आने से पहले ऐसा फैसला करना अवश्य ही कुछ चुनिंदा डिसीजंस में से रहा होगा। पंतनगर कैसे आना हुआ आपका? पंतनगर आने की प्रेरणा मिली जबकि ये यूनिवर्सिटी 1960 में जब स्टार्ट हुई, मैं बहुत छोटा था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुल रही है, तो तभी से मेरा एक मन ये हो गया कि मुझे यहीं पढ़ना है। तो वो बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट समझिए, वो न्यूज़ जो भी आइटम आई होगी पेपर में और मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ के सुनाई, तो तब से मेरा इंटरेस्ट पंतनगर के लिए हो गया कि मुझे बिल्कुल यहीं एडमिशन लेना है और यहीं से डिग्री करनी है। उसके बाद में जब मेरिट के बेस पर पंतनगर में एडमिशन हुआ, उन दिनों कॉम्पिटिटिव टेस्ट नहीं हुआ करते थे, आप जाइए अपनी मार्कशीट दिखाइए और सीधा जो भी डिसिप्लिन में, जो भी ब्रांच में, जहाँ पर भी एडमिशन लेना हो तो आप ले लीजिए। तो मैं इंजीनियरिंग में आया और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मैंने प्रेफर किया इसलिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद में यूएस चले जाते थे, तो एक चार्म ये था कि यूएस जाना है तो उसके लिए फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है। और यूएस एड का उन दिनों काफ़ी अच्छा और इलिनॉय यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा इंटरवेंशन पंतनगर में था। यूनिवर्सिटी बनी रही थी, डॉक्टर डीपी सिंह उन दिनों वाइस चांसलर थे, जो कि बहुत ही प्रोएक्टिव और स्टूडेंट प्रो थे, डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही सख्त थे, यानी कि आखिरी डिग्री लेने के आखिरी दिन तक आपको ये मालूम नहीं होता था कि आपको डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो निकालने में भी संकोच नहीं करते थे। बहरहाल डिग्री मिली और फिर उसके बाद वहीं जॉब भी मिला पंतनगर में, असिस्टेंट इंजीनियर रिसर्च, और इस जॉब की बदौलत मुझे एमटेक वहीं से करने का भी अवसर मिला, जो कि 3 बरस का एमटेक मेरा प्रोग्राम पूरा हुआ और जो रिसर्च में मैंने काम किया वो भी मेरे एमटेक थीसिस में काउंट हो गया। एज ए पंतनगर ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी के बाद का सफर कैसा रहा और क्या पंतनगर से पढ़ने का कोई लाभ भी मिला? पंतनगर के बाद में तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि कहीं भी आप जॉब लें, तो मेरे भी कुछ जगह जॉब्स लग गए थे पंतनगर के जॉब के अलावा। तो फिर मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में फर्स्ट बैच के तौर पर जाना पसंद किया। मैं निकला वहाँ से, परंतु पंतनगर की एजुकेशन हमेशा काम आई। अपने समय के पंतनगर को आप आज कैसे डिफाइन करेंगे? 1968 जुलाई में मैं पंतनगर में एडमिशन लिया था और 73 तक वहाँ रहा बीटेक के लिए। फिर एमटेक फिर ज्वाइन किया, तो उसके बाद में कुछ बरस और काम करने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। तो पंतनगर की खूबी तो पहला तो ये है कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ा के, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स एंड ट्यूटोरियल्स, अच्छे से आपको तैयारी करवाते हैं और आप तैयार होते हैं, क्योंकि उन दिनों क्विजेस एंड आवर्लीज का भी सिस्टम था, अनअनाउंस्ड क्विजेस का, जिसमें कि डेली हमको ऑलमोस्ट तैयार होकर जाना होता था। दूसरा था स्पोर्ट्स एंड गेम्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, अभी भी हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत हुआ करते हैं और तमाम जो इम्पोर्टेंट नेशनल डेज हैं उनको हम मनाते थे। विश्वकर्मा दिवस हो, भले इंजीनियर्स डे हो, या फिर और भी जो डेज हैं उनको हम बड़े जोर शोर से मनाते थे वहाँ पे।
तो इनमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारी हो जाती थी। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पंतनगर के उन दिनों थे, वो थे हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिमाग पर रहता था कि आपको परफॉर्म भी करना है, साथ में आपको और एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है और आपको अपनी हेल्थ वगैरह भी ठीक से मेंटेन करनी है। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस थे। फॉर्चुनेटली जो मेस का खाना उन दिनों था हॉस्टल का, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, जिसमें कि कभी किसी को मेरे ख्याल से हम लोगों के बेसिस से कोई चिंता वाली बात नहीं थी या कोई कंप्लेंट्स अभी भी हो तो ऐसा नहीं है। बल्कि उन दिनों की जो फ्रूट क्रीम वगैरह बनती थी तो उसकी तो हमारे जो क्लास फेलोज हैं अभी भी याद करते हैं कि उस क्वालिटी की अब तो नहीं बनती है कहीं नहीं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पंतनगर का जलवायु बहुत अच्छा था, केवल समर्स के 1-2 महीने और बरसात के 1-2 महीने छोड़ गए, जिसमें कि काफ़ी मस्कीटोज और इंसेक्ट्स का प्रकोप हुआ करता था। तो अब कुल मिला के देखें तो इट वॉज वेरी सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए, जो कि हमारे बाद में बहुत काम आया। कुछ जो हाई टेंशन सिनेरियो बनते थे, जैसे एग्जाम देने के लिए है, आवरली कल अनाउंस हो रहा है तो आज की रात में ही आपने सब पढ़ के तैयारी करनी है, कल को आवरली में अपेयर होना है। तो कुछ मज़ेदार किस्से भी हो जाया करते थे, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे साथी थे जो कि पेज बाय पेज उनको पूरा याद कर लेते थे सब, यानी रट लेते थे। तो वो हम उनको मजाक में जो वो आगे चलते थे तो बोलते थे कि भाई डिस्टर्ब नहीं करना, तो हमारे कुछ साथी उनको उनका सिर पकड़ के हिला देते थे कि सेक हो गया और ये पूरी इसकी इंफॉर्मेशन गई। तो इस तरह के किस्से भी हुआ करते थे। शरारतें तो काफ़ी होती थी, परंतु लिमिट्स में थी, इसलिए कि अगर हम बियॉन्ड लिमिट्स जाते तो शायद यूनिवर्सिटी में रहना भी मुश्किल होता। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त था, चाहे हॉस्टल वार्डन हो या फिर डीन हो या वाइस चांसलर हो। तो उस समय डॉक्टर एन चौधरी डीन हुआ करते थे, उसके पहले राजू थे और वाइस चांसलर डॉक्टर डीपी सिंह थे। बाद में पांडे जी आए जो चीफ सेक्रेटरी थे यूपी गवर्नमेंट में। तो इन सब के समय में एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी चुस्त दुरुस्त था वहाँ का। और सबसे अच्छी बात थी कि हमको अगर किसी को कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं तो उसको एक तो लोन फैसिलिटी थी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, दूसरा वर्क प्रोग्राम के थ्रू हम जो है किसी लाइब्रेरी में या कोई और जगह या किसी लैब में काम कर सकते थे, जिसमें कि कोई फिक्स्ड अमाउंट पर आवर के हिसाब से स्टूडेंट को मिलता था। तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन या जिनको कुछ डिफिकल्टीज आती थी घर से, उसका एडवांटेज भी लेते थे। एक सफल व्यक्तित्व अपने प्रारंभिक समय से या कहें अपनी प्रारंभिक शिक्षा के समय से ही कुछ ऐसे अवसरों को प्राप्त करता है जिनसे उसके जीवन को एक दिशा मिलने में सहायता मिलती है। आप भी कुछ बताएं अपने उन प्रारंभिक दिनों के बारे में जिन्होंने आपको बनने में मदद की। मेरा जन्म हुआ ग्राम तिमली, जो कि जिला अल्मोड़ा में है। बेसिकली छोटा सा गांव है, इसमें करीब 200-300 के करीब पॉपुलेशन रहती है, वेरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्राइमरी एजुकेशन मेरी रजिया खाल स्कूल था, वहाँ पर हुई है, जिसमें कि मुश्किल से 8-10 बच्चे थे और स्टूडेंट्स बच्चों से बहुत अच्छा बिहेव करते थे, जैसे कि 1-to-1 बेसिकली रिलेशनशिप था और पढ़ाई में काफ़ी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में खूब ध्यान देते थे। वहाँ से मुझे एनकरेजमेंट मिला। मेरे एक टीचर थे मोतीराम जी, जो कि कहते थे कि हाँ, ये मेरे जो है चार हम लोग थे बेसिकली दर्जा 5 में, तो उनका ये कहना था कि ये मेरे फ्लाइंग कबूतर हैं, यानी कि इनको बहुत ऊंचा जाना है। दर्जा 6 से 8 तक एक मिडिल स्कूल वहाँ पर था सियालदे में, वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई, जिसमें कि हमको करीब 3 किलोमीटर जाना होता था, गर्मी सर्दी बरसात सभी में। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खूब नदी में नहाते थे गर्मियों के दिनों में और काफ़ी जो है एंजॉय करते थे साथियों के साथ में मिलकर। आर्ट में मेरा बड़ा वो था, शौक था मुझे, कि हर जो क्वेश्चन आंसर पेपर हैं, आंसर कॉपीज़ हैं, उनमें मेरा सबसे पहले आर्ट बनता था, उसके बाद जो है आंसर शुरू होते थे। तो
तो वो टीचर लोग अप्रिशिएट भी करते थे। मुझे काफ़ी उस मामले में अप्रिसिएशन मिला है। हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th एंड 12th अल्मोड़ा से किया, RMG इंटरमीडिएट कॉलेज अल्मोड़ा अप टू 10th। फिर उसके बाद में 11th एंड 12th गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। ये दोनों भी पढ़ाई के लिए जाने जाते थे, बहुत अच्छे, और साथ में बड़ा कंपटीशन इनमें था आपस में, और स्पोर्ट्स वगैरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। और मेरा दोनों जो शौक था वो बेसिकली क्रॉस कंट्री रेसिंग का प्लस फुटबॉल का था। तो उनमें काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हम करते थे। साथ में जो कुछ इस तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ था। एक एडमिनिस्ट्रेटर होकर आपने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स को लीड किया है। आपके एक्सपीरियंस के अनुसार एक एडमिनिस्ट्रेटर का वो कौन सा कैरेक्टर है जो किसी भी इंस्टीट्यूट को सफलता दिला सकता है? इसमें आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके अलग अलग नज़रिए सुनने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि दो ओरिएंटेशंस बेसिकली इसमें होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेशन है और दूसरा है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। तो दोनों का एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है। और अगर मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में कहूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि आप ऑब्जेक्टिव्स जो इंस्टीट्यूशन के हैं सामने रखिए और उसके हिसाब से आप निर्णय कीजिए। इसमें पर्सनल बाइसेस भी ओवरकम हो जाते हैं, और कोई प्रेशर्स बाहर से अगर आपको हैं तो उनको भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, और आप एक संस्था को डेफिनेट डायरेक्शन में, डेफिनेट जो पेस है यानी स्पीड है, यानी कि जो उसकी गति है, उससे आप आगे ले जा सकते हैं। ये मेरा टोटल एक तरह से निचोड़ उसका रहा है। इस प्रोसेस में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और सिचुएशन ऐसी बनती है कि दुराहे पर आप खड़े हैं तो किधर को जाएं। तो MBO आपको हेल्प करता है हमेशा। उसमें आपको फिर ये सोचने की जरूरत ज़्यादा नहीं रहती है कि आप इनको कैसे प्लीज़ करें या फिर एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रखें, या उसकी आपको फिर ज़रूरत कम पड़ती है। हालांकि जो एम्प्लॉई एक तरह से ओरिएंटेशन है वो उसका भार तो बहुत ज़्यादा रहता ही है, परंतु एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बेसिकली आपकी सक्सेस है। मैं मानता हूँ कि आपकी सक्सेस पब्लिसिटी नहीं है। आपकी सक्सेस ये नहीं है कि आपने कितनी जगह बिल्डिंग्स बना दी या कितनी कारें आप रखते हैं। वो नज़रिया हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल का और एक जो सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उनका वो नज़रिया नहीं होना चाहिए। उनका नज़रिया होना चाहिए कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन को आपको मैनेज करने का अवसर नहीं मिला है तो भी आप अपनी फैमिली को भी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा आपका कारोबार है, एक दुकान है या कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको भी आप इस बेसिस पर मैनेज कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। 10 बरस बाद आप कहाँ जाएंगे, 20 ईयर्स के बाद, 20 बरस बाद आप कहाँ जाएंगे, और इससे मेरी सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ में अगर आप तारतम्य बिठाएंगे तो आप अपने आप को सक्सेसफुल पाएंगे। दूसरे की नज़र में आप सक्सेसफुल हों या ना हों, उसकी परवाह आप ना करें। अपने बैच और बैचमेट्स को कैसे याद करते हैं? 1968 बैच खास तौर से इंजीनियरिंग का मैं बोलूँगा, क्योंकि वो मेरे थोड़ा ज़्यादा क्लोजर उसमें हैं। ये बैच में हम करीब 150 के करीब स्टूडेंट्स थे, जिनमें से आज के दिन में करीब 80 जो है एक दूसरे के संपर्क में हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। नई टेक्नोलॉजी का धन्यवाद, हमने बखूबी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और हम लोग बायनली या एनुअली विद फैमिलीज गेट टुगेदर भी करते हैं। और दिल्ली में भी जो कि आईपा का एनुअल फैमिली गेट टुगेदर होता है, उसमें भी हम लोग मिलते हैं। मेरे बैचमेट्स काफ़ी टैलेंटेड रहे हैं। एक तो पहला तो मैं विप्लव बसु का नाम लेना चाहूँगा, जो कि गिटारिस्ट भी था, क्रिकेटर भी था, 100 मीटर का स्प्रिंटर भी था, वॉलीबॉल भी खेलता था यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्टल के लिए। फिर मेरे और बैचमेट्स इसी तरह से मिस्टर शुक्ला थे, जो कि फुटबॉल में बहुत अच्छे थे। आज काफ़ी अब हम लोग ऑलमोस्ट
नियरिंग 70, कुछ लोग 70 क्रॉस भी कर गए हैं, लेकिन हम में अभी भी वही जोश बरकरार है। तो बैचमेट्स को मैं याद करना चाहूँगा इन द सेंस कि बैचमेट्स एक तरह से स्ट्रेंथ हुआ करते हैं हमारी। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं या बीमार होते हैं तो हमारे बैचमेट्स लगातार फ़ोन करते रहते हैं या फिर व्हाट्सएप कॉल करते हैं कि भाई कैसा है, क्या है। उसी तरह से अगर हम कोई खुशी का मौका होता है, किसी के बच्चे की मैरिज होती है या घर में कोई और है, कोई अच्छा इस तरह से ओकेजन है, तो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं, लगातार संपर्क में, और एक दूसरे को एडवाइस भी करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, इस एज में क्या करना चाहिए, या और दूसरे ऐसे योगा है, एक्सरसाइजेस हैं, फूड का है, प्लस इधर उधर घूमने का है तो उसमें क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये भी हम लोग आपस में डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। तो हमारा बैच तो एक फॉर्चुनेट बैच है 1968, जिसमें कि म्यूजिशियंस भी हैं, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, और साथ में कई सारे इंडस्ट्री लीडर्स भी हम में से रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा साथ में कि मेरा मानना है कि पंतनगर से जो पास आउट्स हैं, खाली ग्रेजुएट्स भी हों तो भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाते हैं कुछ वर्षों बाद IIM से और IIT से निकले हुए पोस्ट ग्रेजुएट्स के इक्विवेलेंट। मैं IIM से भी हूँ, 1980-82 में मैंने IIM अहमदाबाद से PG डिप्लोमा किया, PGDM, और मैं इंडस्ट्रियल मैरिज स्कॉलर भी रहा हूँ। पॉन्ड्स इंडिया से मुझे अवार्ड मिला। हमारे बैचमेट्स जो IIM से हैं उनकी मैं कंपैरिजन कई जगह मैं करता हूँ, जो BTech के ग्रेजुएट्स हैं या BSc के या BVSc के ग्रेजुएट्स हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट लाइफ में अगर आप कुछ ये समझें कि एसेट्स जुटाने हैं या फिर नाम है या फिर इंडस्ट्री में ओहदा है, इन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हैं। यानी कि BTech, BSc, AG प्लस MBA वाले को जो PGDM है उसको सिर्फ स्टार्टिंग में एडवांटेज मिला था, हमारे बैच के काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिला था, लेकिन बाद में वो टिपरिंग ऑफ होती चली गई और फाइनली जो हमारे ग्रेजुएट्स भी थे पंतनगर से वो भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो गए जो IIM अहमदाबाद से MBA किए हुए थे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपके कोई डिफरेंट व्यूज हों, पर ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है। कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि कठिन प्रयासों के बाद भी सफलता हाथ ना आई हो और आपने इससे प्रेरणा लेकर और अधिक मेहनत की हो? फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें कि मुझे अच्छा होना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं था, तो ये हमेशा मेरे लिए चैलेंज रहा करते थे। तो कई बार डिफ़िकल्टीज ऐसी आई कि मुझे पास होने के लाले पड़े, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो फिर उसको हार्ड वर्क करने के बाद में इसको कई बुक्स से रेफर करने के साथ में अपने साथियों से डिस्कस करने के बाद में अच्छे ग्रेड्स फाइनली आए, तो इस बात का मुझे सेटिस्फैक्शन है कि अंत में उसमें सफलता मिली हमें। उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोगों का था कि इंटर हॉस्टल जो कॉम्पिटिशन्स थे बहुत ही टफ हुआ करते थे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स ऑलमोस्ट थे, जिसमें कि एक बहुत बड़ी हड़ताल भी पंतनगर में उसकी वजह से हुई थी 1971-72 में। ये स्टूडेंट्स के कंपटीशन की वजह से हुई थी। तो उस कंपटीशन में हमारे चैलेंजेस ये हुआ करते थे कि कौन सा हॉस्टल जो है चैंपियन होगा। तो पटेल भवन और सुभाष, दो के बीच में, जहाँ तक मुझे याद है सुभाष था या नेहरू था, तो दो के बीच में ज़्यादा कंपटीशन था ये। और इनमें इतना तक होता था कि किसी भी हद तक गुजरने को हम लोग तैयार रहते थे, स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं। अब पर मैं आज देखता हूँ तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, या मेरे ख्याल से और लोगों के भी सबसे अच्छे दोस्त उस तरह के लोग हैं जिनमें कि हम उन दिनों समझते थे कि हमारे दुश्मन हैं। तो अब मेरा ये कंक्लूजन रहेगा इसमें कि शॉर्ट टर्म में चीज़ों को हम लोग ना लें, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लाइफ के फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लें। और कोई भी डिसिप्लिन हमारा अगेंस्ट नहीं है, और किसी भी डिसिप्लिन में आप महारत भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे BSc AG के फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे ट्रैक्टर इंजीनियर्स निकले बाद में, और उन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज भी किया। उसी तरह से हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे वो भी कई इस तरह के फील्ड्स में गए हैं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, डेयरी से रिलेटेड थे, या फिर
जो अल्कोहल इंडस्ट्री है बेवरेजेस की, तो वो उसमें गए हैं और उन्होंने एक्सेल किया है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। गुरुओं ने आपको कैसे प्रभावित किया है, हम सभी जानना चाहेंगे आपके गुरुओं के बारे में। मेरे सबसे इम्पोर्टेंट गुरु मेरी मम्मी इजा मदर, वो थी जिन्होंने मुझे बेसिकली लाइफ के लिए आगे बढ़ने का और जो पढ़ाई का है वो जज्बा डाला कि तुमको काफ़ी पढ़ाई लिखाई करनी है। उन्होंने मेरा लोड भी इस वजह से काफ़ी कम कर दिया। वो खुद काम करती थी, जबकि हमारी फैमिली, मेरे 5 भाई बहन हम लोग हैं, तो मेरा लोड काफ़ी कम करके उन्होंने खुद लोड लिया और मुझे उस डायरेक्शन में डाला। मेरे दादाजी जिन्होंने मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाई बचपन में, उनको मैं अभी भी, आप आश्चर्य करेंगे कि मैं 2.5 का, पौन का या 5 का, 4 का सब पहाड़े पढ़ सकता हूँ आराम से 10-10 तक, वो भूलते नहीं हैं। तो उन्होंने एक तरह से ये डाली कि क्विक जो कैलकुलेशंस है उसकी आदत। फिर प्राइमरी स्कूल में मोतीराम जी एक टीचर थे जिन्होंने हमको काफ़ी मोटिवेट किया, मुझे ही नहीं बल्कि और स्टूडेंट्स को भी, पढ़ाई के लिए भी और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्टोरी टेलिंग है, इन चीज़ों के लिए। आर्ट के टीचर मेरे रहे हाई स्कूल लेवल पे, उनको मैं बहुत, भटजी थे, उनको मैं बहुत याद करता हूँ। नेगी साहब थे प्रिंसिपल, उनको बहुत याद करता हूँ। उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया मेरे लिए, इनकरेज भी करते थे, डांटते भी थे और पढ़ाते भी थे अच्छा। इंटरमीडिएट लेवल पे फिजिक्स के टीचर हमारे थे और पांडे जी, और केमिस्ट्री के थे रावत जी, उनको मैं बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ। और हिंदी के टीचर चारूचंद पांडे जी, जिनकी अभी हाल में ही डेथ हुई है, वो बड़े अच्छे राइटर भी थे और बहुत अच्छे टीचर, कंसिडरेट टीचर है। तो वो एक लिटरेचर के लिए जो एक फ्लेयर है, वो बेसिकली उनकी कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ। डिग्री लेवल पर हमारे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं जो कि एक से एक अच्छे थे। याद करना चाहूँगा, केमिस्ट्री में डॉक्टर शर्मा, फिजिक्स में हमारे डॉक्टर मालविया थे उन दिनों पंतनगर में। फिर उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग में हमारे डॉक्टर ढोल आए और डॉक्टर एम चौधरी डीन थे। प्रोफेसर बीपीएन सिंह मेरे जो एडवाइजर भी रहे हैं, गुरुजी भी रहे हैं। बहुत ही एनालिटिकल, मैथमेटिकल एक उनका ब्रेन था। बहुत ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे सब्जेक्ट में वो बड़ा आसानी से कुछ भी बता सकते थे और किसी भी सिचुएशन को, फिल्म का फ्लो हो या उसके बाद, फिल्म का मतलब है थिन फिल्म फ्लो, उसके हीट ट्रांसफर हो या कोई भी और ऐसा हो, सब्जेक्ट को बड़ा आसान बना देते थे। हालांकि काफ़ी मुश्किल हम लोगों के समझना होता था, परंतु फिर भी ये मुश्किल सब्जेक्ट को भी आसान बनाते थे। डॉक्टर आर.पी. सक्सेना हैं, प्रोफेसर एम.एन. गुप्ता हैं, प्रोफेसर हमारे जो है भगवान सिंह हैं। तो इनके अलावा भी अन्य टीचर्स जो थे, मुझे डिग्री लेवल पर बहुत अच्छे टीचर्स मिले जो कि गाइड भी करते थे और समझाते भी अच्छा थे और एक तरह से जो बताना चाहिए चीज़ों को वो भी बताते थे। डॉक्टर के.एन. सिंह हैं, डॉक्टर एच.एस. चौहान हैं, सिविल इंजीनियरिंग में डॉक्टर सेठी थे और फिर बायोकेमिस्ट्री में साथ में तमाम मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स पंतनगर में पढ़ाते हैं। तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ क्योंकि उन्होंने जो एक टेक्निकल स्किल्स है, जो आपको सब्जेक्ट की समझने की क्षमता है, वो काफ़ी बढ़ाई और एनकरेज करते थे। रिसर्च के लिए भी एनकरेज करते थे। हर चीज़ में कोई ना कोई फील्ड से ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स लेके आते थे। डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं, तो वो तो फील्ड में ही अक्सर हमको पढ़ाया करते थे कि इस तरह से है। तो मैं उन लोगों को काफ़ी याद करता हूँ और उनका थैंकफुल भी हूँ। डॉक्टर गोला कोटा, डॉक्टर घिल्डियाल, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से, ये भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, बहुत हाई लेवल के, और वो अविस्मरणीय हमारे लिए क्षण हैं उनको याद करना। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। यही नहीं, पढ़ाई के बाद भी जो आप जॉब में आते हैं तो कई सारे आपको ऐसे सीनियर्स मिलते हैं या फ्रेंड्स मिलते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, IIT खड़गपुर में जब PhD कर रहा था
तो हमारे साथ एक हम लोगों का ग्रुप था, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और एक मैथमेटिशियन, एक जो है मैं था सिस्टम इंजीनियर बेसिकली। तो एक दूसरे से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता था, जिससे कि हमारा एनालिटिकल कैपेबिलिटी साथ में डेवलप होती थी, एंजॉयमेंट भी साथ में करते थे। कॉफ़ी पीना है, रात में उठ के कहीं भी कॉफ़ी शॉप में चल देना है, उसके बाद में प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो इन पे भी काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। प्लस यूएस में मेरी कई बार ट्रेनिंग हुई है, जिसमें कि मैं उन लोगों को याद करता हूँ, डॉक्टर मर्फी हैं, डॉक्टर विल्मट हैं, उन लोगों को जो कि अपने हाथ से जिन्होंने काम करने का, रिसर्च करने का मौका दिया और सीखने का भी टाइम दिया। जॉब में भी बहुत लोग हैं, डॉक्टर मंगला राय थे, इसके पहले आईसीआर में डायरेक्टर जनरल थे, और भी हमारे साथी रहे हैं, डॉक्टर अनवर आलम हैं। इन लोगों ने भी सीखने में भी हमको हेल्प की, मदद की और एक तरह से हमारे स्किल्स को आगे बढ़ाया। मैं उन लोगों का बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और इनकी जो सीख है उसका कोई मुकाबला नहीं है। गुरु के चरणों में हमेशा ही वंदन है। पंतनगर वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट्स, इनमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं पंतनगर के ग्रेजुएट्स में और अदर इंस्टीट्यूट्स में? पंतनगर एजुकेशन और दूसरे जो हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बेसिक फ़र्क ये है कि यहाँ कोर वैल्यूज़ जो सोसाइटी के लिए हैं वो आप सिखाएं कि ना सिखाएं, लेकिन वो इनकलकेट होती हैं, जबकि दूसरे इंस्टीट्यूशन में एक कॉमर्शियल एटीट्यूड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पंतनगर के ग्रेजुएट को देखें तो उसको गांव में जाकर काम करने में हिचक नहीं होगी और उसको अच्छा लगेगा, भले वो एग्रीकल्चर में काम कर रहा हो या वो किसी और फील्ड में, एनर्जी में काम कर रहा हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहा हो, उसको हिचक नहीं होगी। और वो ये नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं देखता है कि मुझे आज के दिन मैंने गांव में काम किया तो मुझे क्या मिला। पर अगर आप एक आईआईटी या आईएम ग्रेजुएट से, ये मेरे व्यूज हैं, प्लीज आप इसको जनरल मत समझिए, मेरी इसमें डिटेल्ड स्टडी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंसेस हैं। तो अगर आप उनको देखें तो वो ये कैलकुलेट करेगा कि मेरा एक दिन 10,000 का बनता है, तो क्या मुझे ये 10,000 या 20,000 रुपीज वापस हुए कि नहीं हुए। तो ये बेसिक डिफरेंस मुझे लगा। और दूसरा एक और डिफरेंस है कि अगर कुछ हो रहा हो सोसाइटी में तो पंतनगर ग्रेजुएट हो सकता है पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे, लेकिन एक अच्छे हो सकता है कि जेएनयू का किसी और कोई और स्टूडेंट वो केवल अपने नैरो इंटरेस्ट देखे कि मेरी पॉलिटिकल माइलेज कहाँ से बन रही है, और पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए वो देश को तोड़ने को तैयार हो जाता है और वो गालियाँ देने को तैयार हो जाता है प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर्स को, और वो पूरे सिस्टम को कोसने के लिए, जबकि उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको तो पूरी लाइफ अभी जीनी है, लेकिन वो अपने आप को मास्टर समझे बैठा है कि पूरे सिस्टम को मैं गवर्न कर सकता हूँ। तो ये गलत एटीट्यूड उन लोगों का होता है जो कि यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर बेसिक एजुकेशन है जिसमें कि आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, ह्यूमैनिटी बेस्ड है, सोसाइटी बेस्ड है, एनवायरनमेंट बेस्ड है। तो ये बेसिक डिफरेंस मुझे लगा। ड्रीम्स एंड सक्सेस मंत्रा फॉर न्यू जनरेशन, क्या कहना चाहेंगे सर? पहला तो है कि आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य को तय करें कि मुझे क्या करना है। फिजिकल फॉर्म में ये हो सकता है कि आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आपके पास कार होनी चाहिए, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, इतनी कंट्रीज में घूमना चाहिए, ठीक है, आपका तरीका है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे अपने ऑब्जेक्टिव्स तय किए हैं लाइफ के लिए कि मुझे कम से कम 2 इनोवेशंस या 5 इनोवेशंस लाइफ में करने हैं, मुझे अपनी सोसाइटी को इस तरह से फायदा पहुंचाना है, तो वो आपकी सक्सेस के फिर इंडिकेटर्स बन जाते हैं कि आपने अचीव किए कि नहीं किए। इन जनरल मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, नंबर 1 टेक्निकली साउंड हो, यानी कि जो भी आपने सीखा है, आपने सोशल साइंसेस सीखा है या फिजिक्स सीखा है, केमिस्ट्री सीखा है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो उसमें आप कितने अच्छे हैं, उसमें एक्सेलेंस की कोशिश करें। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, आप
में कोई ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो कि आपको दूसरों से थोड़ा अलग करे। आपकी सिंगिंग की हॉबी हो सकती है, आपकी म्यूजिक कंपोजिशन में हॉबी हो सकती है, आपकी कंप्यूटर एडिट डिजाइन्स में हॉबी हो सकती है। तो इन चीज़ों में हॉबी को आप बरकरार रखें, ये एसेंस ऑफ लाइफ है। तीसरा है कि आप अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ का ख्याल जरूर रखें। फिजिकल हेल्थ का ख्याल मैं इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। फूड है, एक्सरसाइजेस हैं और सैनिटेशन है, इन सब चीज़ों का है। अच्छा स्लीप लेने का है, तो या रेस्ट करने का है, या फिर काम करने का है, उसके वर्किंग आवर्स अगर आपके तय हों और एक सिस्टम आपका स्टैंडर्ड हो जाता है तो बहुत अच्छा। यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इसमें आपको अच्छा रहना है। अदरवाइज लाइफ का कोई मीनिंग रहता नहीं है। लाइफ फिर एक दूसरे किसी और एनिमेट जो भी हैं यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स, उनके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाती है अगर कोई डिफरेंस नहीं होता है तो। फिर उसके बाद में सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। उसमें आप ध्यान रखें कि सस्टेनेबिलिटी आपकी जो फैमिली की है, आपकी अपनी है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। यानी कि हम ना केवल अपने आप को सस्टेन कर सकें बल्कि अपने साथ में जो स्मॉलर फैमिली ग्रुप है या लार्जर फैमिली ग्रुप है अपने, और बाकी और जो सोसाइटी में आपसे लोग मिले जुले हैं, उनको आप सस्टेनेबल बना सकें। ऑर्गेनाइजेशनल एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं पहले तो ठोक जाके ज्वाइन करें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। अगर आपने एक बार ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो आप उसके लिए लॉयल होइए। आप ये ना सोचें कि मैं इसमें से डेटा निकाल लूं या फिर मैं से आपसे ये एडवांटेज ले लूं, वो एडवांटेज ले लूं, नहीं। आप उसको, ऑर्गेनाइजेशन को आपको टेस्ट करने दें 4-5 बरस, और आप खुद टेस्ट करें ऑर्गेनाइजेशन को 4-5 बरस। और अगर वो आपके स्टैंडर्ड से नहीं आ रहे हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप सूट नहीं करते हैं वो भी आपको छोड़ सकते हैं, परंतु आप उसको इतना तो अवसर दीजिए और उसके लिए लॉयल रहिए। उसी तरह से कंट्री के लिए आप लॉयल रहिए। ये नहीं कि उसको तोड़ देने की, उसको खत्म कर देने की, ये आप बात करते हैं पढ़े लिखे होकर, तो ये बात समझ में आने वाली बिल्कुल नहीं है और नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंट्री के लिए लॉयल नहीं है तो आप किसी के लिए भी लॉयल नहीं हैं। आपके माँ बाप के लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए नहीं है, और आपके सोसाइटी के लिए नहीं है। तो फिर आपका रोल कहाँ है, आपको खुद तय करना है। तो ये बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को अपने बताता हूँ इन चीज़ों को कि आपको ये चीज़ें। फिर एक और बताना चाहूँगा कि टीम जो भावना है, यानी कि एक साथ काम करने की भावना, कभी ये नहीं कहें कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कई लोग सारा प्रोजेक्ट सभी क्रेडिट खुद ले जाते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी को यहाँ चमका दिया, वहाँ चमका दिया। ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हैं यूनिवर्सिटी को चमकाने वाले। आप ख्याल रखिए कि आपके साथ में कम से कम 100, 200, 400 लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह फैक्ट्री में भी, उसी तरह किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके साथी लोग हैं, आपके सीनियर्स लोग हैं। जब तक उनका कोऑपरेशन आपके पास में नहीं है, आप उनका इनपुट्स आपको नहीं मिलता, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। तो वो टीम भावना जो है, एक उसको ध्यान में रखना है और पूरी टीम को क्रेडिट आपको देना चाहिए, बजाय कि खुद कहने की कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने। तो ये मैं वाली भावना को कम करना है। मैं भावना होना अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम एक ऐसी स्टेज है, साइकोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, जो कि उत्तम एक स्टेज है, उसके बाद मोक्ष है। तो उसको हम रखें, इम्पोर्टेंस रखें अपने आप पर। परंतु जो हमारे टीममेट्स हैं, जिन्होंने हमको हेल्प किया हुआ है, आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनकी हेल्प के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ अगर आपका कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू विल बी ए फेलियर। उसी तरह से बचपन में अगर आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, माँ ने और पापा ने,
पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके अच्छे कपड़ों के लिए, आपकी तमाम चीज़ों के लिए, बुक्स के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए, अगर आपको उन्होंने ढंग से सपोर्ट नहीं किया होता तो आप इस स्टेज पर नहीं पहुंचते। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को, एक टीम भावना को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया का हो जाता है, यहाँ तक कि वो माँ बाप को भी भूलते हैं और ये कहते हैं कि मैंने बड़ी टफ लाइफ जी है, उसके बाद ये तो मैं ही था जो निकल आया, बाकी मेरे भाई बहन नहीं निकल पाए। तो ऐसा नहीं है। कंस्टेलेशन ऑफ फोर्सेस इस तरह से होते हैं कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं रहते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कहाँ सक्सेसफुल हैं, आप अपने आप को खुद देखिए। तो ये गुरु मंत्र आप कहें या इसको मेरी एक्सपीरियंसेस कहें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करें। और एक जो स्पिरिचुअल हेल्थ मैंने बताई आपको, उसकी भी बहुत सख्त ज़रूरत है सोसाइटी में आज के दिन में। उसको भी आप और एलेबोरेट अपने आप करें। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, उसको भी आप एलेबोरेट खुद करें और उसके बेसिस पर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करके आगे बढ़ें। बचपन का कोई सपना जो साथ चल रहा हो, या कोई हॉबी जिसको आप फिर से अपने अंदर उतारना चाहते हो? बचपन में मेरा सपना एक आर्टिस्ट बनने का था, पेंटर। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो मेरी आंसर कॉपीज होती थी एग्जाम में और बाकी और कॉपीज में भी जो नोट्स लिखते थे, तो उनमें मैं सबसे पहले आर्ट ही बनाता था, भले ही उसमें 15-20 मिनट या आधा घंटा निकल जाए उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो वो मेरा सपना था कि मैं लखनऊ में आर्ट कॉलेज है तो वहाँ मैं ज्वाइन करूँ। परंतु धीरे धीरे ये हुआ कि ये आर्ट तो आप रख सकते हैं एज अ हॉबी, लेकिन आपको और कुछ जरूर करना होगा। तो वो दूसरी वाली लाइन पे निकल गए आगे और फॉर्चुनेटली उस लाइन में एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन पहुंची और सेटिस्फैक्टरली कंट्रीब्यूट किए। परंतु वो मेरा अभी भी शौक है और कुछ मैं पेंटिंग वगैरह घर में अभी भी करता रहता हूँ। और मेरा ये इरादा है कि मैं धीरे धीरे जब मेरा काम, बाहर का काम का लोड कम हो जाएगा तो मैं उसको जरूर, हॉबी को और आगे बढ़ाऊंगा। इकोनॉमी, नेशन, रिसर्च और अपना पंतनगर, क्या सोचना है आपका सर जब ये 4 शब्द एक साथ आते हैं? पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना ही बेसिकली हुई थी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर एरिया में, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इन एरियाज में स्ट्रेंथनिंग के लिए रिसर्च के थ्रू इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी का डायरेक्ट जो लिंक है वो रिसर्च से है। रिसर्च का डायरेक्ट लिंक यूनिवर्सिटी के एक्टिविटीज से है, भले ही वो टीचिंग का हो या फिर जो लैब में रिसर्च करनी है या फील्ड में रिसर्च करनी है। लैंड ग्रांट पैटर्न पर जो स्थापित यूनिवर्सिटीज वेस्ट में बेसिकली हैं, वो हमेशा एक स्टेप टेक्नोलॉजी फ्रंट पर आगे रहती हैं, जिससे कि उनको जो भी रिटर्न्स वहाँ से होने हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स मिलें। पंतनगर ने इसकी स्टार्टिंग की मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स प्लस सीड्स से, यानी कि इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स पंतनगर ने प्रोड्यूस करना शुरू किए और देश में उसकी पूरी सप्लाई शुरू हुई। उन दिनों कोई सीड कॉर्पोरेशन नहीं थे या बाद में स्टार्ट हुए। तो एक छत्र राज्य बेसिकली था पंतनगर यूनिवर्सिटी का। इससे हम लोगों को, पूरी इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप व्हीट की, फॉर एग्जांपल गेहूं की यील्ड 10% बढ़ा देते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 years, तो आप देखिए कि इससे ना केवल मिलिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा बल्कि कंज्यूमर्स को फायदा होगा, क्योंकि प्राइसेस कम होंगी। इंपोर्ट इसका खत्म हो जाएगा या एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। साथ में उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग का है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का है, ब्रेड है, बेकरी यूनिट्स हैं और फूड फीड इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल हमारे पास में है सोयाबीन का, बहुत अच्छा। पंतनगर ने सोयाबीन रिसर्च की स्टार्टिंग ली हार्डी वैरायटी, ब्रैक हार्डी वैरायटीज को इंपोर्ट करके यहाँ पर यूएसएड के थ्रू, इलिनॉय यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रारंभ किया। बहुत ही जल्दी सक्सेस मिली। हमारी सोयाबीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ गई,
करीब करीब 0.8 टन पर हेक्टेयर उन दोनों हो गई थी। अब तो काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 के करीब है। तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज यहाँ पर शुरू हो गई, मिल्क बनाने में, सोया बड़ी बनाने में, सोया ऑयल निकालने में। परंतु कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वो सोयाबीन शिफ्ट हुआ साउथवर्ड, फिर एमपी में चला गया, फिर महाराष्ट्र में। तो हम देखें कि वहाँ पर भी इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ी, और एमपी तो एक तरह से सोयाबीन ऑयल के लिए, सोयाबीन प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट के लिए एक गढ़ बन गया है। उसी तरह महाराष्ट्र। तो एक इंडस्ट्री यानी कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, प्रोडक्शन बेस्ड है, वो कैसे कैसे चेंजेस सोसाइटी में लाती है, इकोनॉमी में लाती है, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह से शुगर केन का एग्जाम्पल है, उसी तरह से राइस का एग्जाम्पल है। अभी हमारी राइस की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे सुधरी है, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत कम है, परंतु हम राइस बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मिलिंग उसकी करते हैं, ट्रेडिंग उसकी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती एक्सपोर्ट होता है, और जो IARI से निकली हुई वैरायटीज़ हैं, पूसा बासमती, वो एक्सपोर्ट होती है। और आप देख रहे होंगे कि आजकल राइस की क्वालिटी में या चावल की क्वालिटी में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है पहले से, जो 20-25 वर्षों पहले लोग देख रहे थे। तो एग्रीकल्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पर है, और रिसर्च का डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर है। रिसर्च अगर नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और उसी तरह से फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे पंतनगर है, उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं किसी भी सेक्टर का और बाकी सेक्टर्स पर इकोनॉमी के। तो एजुकेशन का सबसे ज़्यादा होता है, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, करीब 10-12% के करीब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर में जो इकोनॉमीज हैं वो इकोनॉमिक्स अगर आप देखें तो उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं, करीब 7-8% के करीब जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन लॉन्ग रन रिटर्न्स देते हैं पर ईयर। तो इनके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स एग्रीकल्चर के और रिसर्च के इकोनॉमी पर बहुत हाई हैं, जिनको हम लोगों को हमेशा कंसिडर करना चाहिए और उसी हिसाब से अपना एफर्ट्स करने चाहिए। स्टार्टअप माहौल को आप कैसे देखते हैं? कुछ एडवाइस भी देना चाहेंगे क्या? स्टार्टअप का आजकल के समय में तो काफ़ी बातें भी हो रही हैं और काफ़ी काम भी हो रहे हैं उसमें। स्किल इंडिया और कई नामों से, और फिर स्टार्टअप के नाम से, और इजी लोन्स हैं और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके थ्रू स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है। मेरा मानना है कि स्टार्टअप्स किसी भी फील्ड में अगर कुछ दिनों आप काम करें या आप एक कीन ऑब्जर्वर हैं तो आप कोई भी नया आइटम लेके उस पर एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यानी कि उसमें एक बिजनेस एंटिटी की, बिजनेस एंटरप्राइज की आप स्थापना कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के लिए जैसे पंतनगर है, इसके लिए काफ़ी आसान है ये काम। जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पंतनगर में जैसे कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मिल रही है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में वास्ट स्कोप है, हॉर्टिकल्चर भी है उसमें, साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं, फ्लोरिकल्चर है, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। तो बहुत काफ़ी एरिया वास्ट है। उसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री फील्ड में अगर आप देखें तो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, साथ में प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, वैल्यू एडिशन से रिलेटेड बहुत ही काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। फिशरीज सेक्टर में उसी तरह से स्कोप है। उसी तरह से जो और सेक्टर्स हैं उनमें स्कोप बनता है, जिसमें कि जो खास तौर से स्टूडेंट्स हैं, जो आपके ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें खास तौर से स्टार्टअप्स के लिए, बाकी स्टार्टअप्स तो ठीक है, कोई शुरू कर सकता है जो एक तरह से एंटरप्राइजिंग बच्चा है, एंटरप्राइजिंग यंग पर्सन है। इसमें मेन देखने वाली बात है कि उसको आप बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हो क्या। जैसे कि टेक्नोलॉजी पर उसकी ट्रेनिंग होगी तो उसको रिफाइनमेंट चाहिए। प्रोडक्ट्स की 4 पेज ऑफ मार्केटिंग हम बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड पब्लिसिटी। तो इन चारों पे आपको उसको ट्रेन करना जरूरी होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में यूजुअली हमारे ग्रेजुएट्स वीक होते हैं।
यानी कि जैसे बैलेंस शीट बनानी है तो हम में से कितने बैलेंस शीट बना पाएंगे या उसको समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, फिर साथ में सेंसिटिविटी एनालिसिस है कि मेरी अगर जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस से व्हीट की मैंने 2 रुपया बढ़ गई मेरी पर किलो, तो उससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कहाँ कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे उसको कंपनसेट कर सकता हूँ, मुझे फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बढ़ानी होगी। तो ये इन चीज़ों को समझ हम लोगों में थोड़ा सा यानी कि ज़रूरत है उसको बढ़ाने की, तो उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके लिए एक्सपर्ट्स अपना रखें और उन एक्सपर्ट्स के थ्रू पढ़ाएं। ये नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है अगर तो सोलर एनर्जी मान लिया पढ़ा रहा है तो उसको आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी बैलेंस शीट पढ़ना या उसको फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाना या सेंसिटिविटी एनालिसिस करना उसके लिए पॉसिबल होगा। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़्यादातर बनाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कुछ चार्टर्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये 2 सेक्टर में ये अभी लिमिटेड है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई भी। तो इसमें जबकि स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है तो वहाँ भी स्टार्टअप्स की ज़रूरत है उन एरियाज में, यानी कंसल्टेंट्स को कंसल्टेंसी देने की भी जरूरत है। तो एक कंटिन्यूड एजुकेशन, साथ में उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए अच्छे टीचर्स को रखना, उसके लिए ठीक से एक्सपोजर बनाना, उसके लिए फील्ड विजिट्स कराना, एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स हों, उनसे इंटरेक्शन हो, इसकी भी जरूरत है। तो एग्रीकल्चर खास तौर से फूड विल रिमेन द प्रायोरिटी फॉर अनदर 5-6 लाख ईयर्स। जितने अभी तक ह्यूमैनिटी को बरस हुए हैं उतने ही बरसों में फूड का इम्पोर्टेंस चलता रहेगा और फूड टेस्ट, फूड फॉर्म्स, फूड प्रोडक्ट्स, फूड एरोमा, फूड कलर्स, इन सब का इम्पोर्टेंस हमेशा हमेशा रहेगा। तो इनके लिए हमको खास तौर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पंतनगर के लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि वो इसको स्टार्ट करें, लेकिन प्रोफेशनल वे में। जैसे कि मान लिया आप वेटरनरी कॉलेज शुरू कर रहे हैं, उसी तरह से स्टार्टअप कॉलेज भी आप शुरू कर सकते हैं, पर स्पेशलाइजेशन के साथ में। उसको एक चलता काम समझने के बजाय उसको हम प्रोफेशनली एक ये समझें कि ये इम्पॉर्टेंट वर्क है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह जानने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या रूल्स हैं, उसके जानने की ज़रूरत है। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या है, पेटेंट राइट्स क्या हैं, पेटेंट्स कैसे प्राप्त किया जाता है, पेटेंट्स के क्या लिमिटेशंस हैं, इन सब को जानना भी जरूरी है। तो ये सब पूरा एक करिकुलम में इनकॉर्पोरेट हो सकता है, वो चाहे फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल या डिस्टेंस मोड में एजुकेशन हो। सर, जैसा कि आपका कैरियर बहुत ही अनुभव से भरा रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, बहुत सारी संस्थाओं को आपने लीड किया है, आपका जीवन अपने आप में अनुभवों का बहुत बड़ा खजाना है। तो आप सर अपने अनुभवों से या अपने संदेश से वर्तमान यूनिवर्सिटी सिस्टम और स्टेट गवर्नमेंट को, खासतौर पर अपनी पंतनगर यूनिवर्सिटी को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे ताकि यूनिवर्सिटी को अपना स्वर्णिम समय फिर से वापस मिल सके? मैं तो पंतनगर यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि स्टेट लेवल पर एजुकेशन को गवर्न करते हैं या फिर रिसर्च को या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को, उनके लिए कहना चाहूँगा ज़रूर कि ऑर्गेनाइजेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। उसकी हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ये जानना भी ज़रूरी है। हमारी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, आज की प्रायोरिटीज़ तो वही हैं, अगले आने वाले 20 या 30 वर्षों में क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस समय निभानी होंगी, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा पंतनगर में R&D, टीचिंग एंड एक्सटेंशन का। ये 3 जो है स्तंभ माने गए थे पंतनगर यूनिवर्सिटी में। पहला तो टीचिंग, दूसरा रिसर्च, तीसरा एक्सटेंशन। तो अगर हम किसी भी एरिया को डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये तीनों एरियाज ऑब्वियसली डाइल्यूट अपने आप हो जाएंगे। अगर हम किसी एरिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक एक दूसरे का है, रिसर्च का एक्सटेंशन के साथ में है, टीचिंग का एक्सटेंशन के साथ में है, टीचिंग का रिसर्च के साथ में है, तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जहां एक को आपने स्ट्रेंथन किया एडिक्वेटली तो दूसरा भी स्ट्रेंथन एरिया अपने आप हो जाएगा। इससे सोसाइटी को फायदा होगा, इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कम समय लगेगा और अच्छे से इफेक्टिवली आप
अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो अपने एक्सपीरियंसेस का साथ में आपसे ज़रूर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि एक तो ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, उसके डेवलपमेंट जानना ज़रूरी है। आपके आजकल इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें आप आजकल क्या कर रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। कहीं ये तो नहीं है कि हम पब्लिसिटी के जाल में फंस कर हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हों या दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हों जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है और फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हैं एक क्लियर रोड मैप ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखना जरूरी है, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि एनवायरमेंटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कि वर्ल्ड एज ए सोसाइटी एज ए कम्युनिटी का प्रश्न है, उसको सामने रखकर बनाने की आवश्यकता होगी। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ में बांटने का ये बहुत बड़ा शुभ अवसर मिला। आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की धरोहर को अपने में संजोए रखने का अल्मोड़ा का इतिहास रहा है। आप भी सर वहीं से आते हैं। अपनी मातृभाषा में, कुमाऊनी में कुछ कहना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए। बहुत धन्यवाद मेरे ईजा बाबूली जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने की पूर्ण अपन एनर्जी और अपन रिसोर्सेस में मुझे पढ़ाने लिखाने में और मुझे आगे बढ़ाने में और मेरे एनकरेजमेंट में लगाई। साथ में जो मेरे परिवार छू दुल्हन छू मिसेस विमला बिस्ट, खुद होम्योपैथ छू एक, और नानतीन चंद जो अपो जगह में बहुत बड़ी काम कर रही। तो मुझे और मेरे भाई बहन, मेरे मौसी, ओनर फैमिली और बाकी हमारे लार्जर फैमिली, तो उन सबको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँ, क्योंकि एक दूसरे बगैर ये सब चीज़ नहीं हम कह के लिए सक्सेस अगर चाहो तो पूरे परिवार सक्सेस हो जाए, और कह के अगर फेलियर हो तो परिवार में कोई न कोई कैसी न कैसी जिम्मेदारी हर एक की है। तो मैं फिर एक बार आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मेरे गुरु जी के गुरु लोगों के लिए धन्यवाद, उन्होंने चरण स्पर्श मेरे जो ईजा बाबू हैं और बूबू आमा, साथ में भाई बहनी और बच्चे लोग, उन सबों के बहुत बहुत शुभकामनाएं। We thank our title sponsor, Endoin Business Group, for making this podcast possible. आज के प्रोग्राम की स्क्रिप्टिंग स्टार्स ऑफ पंतनगर की प्रोडक्शन इंटर्न मनीषा चमोली जी ने की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो और ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर BS बिष्ट सर, जिनसे बात करके और उनके इतने लंबे कैरियर की बातें सुन करके आज हम काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, स्टार्स ऑफ पंतनगर में, एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए चमकते सितारे के साथ। टिल देन, कीप शाइनिंग।